नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसके सॉल्यूशन कर रहे थे। तो एवरेज चैप्टर के हम 64 क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 65 से आगे बढ़ते हैं। किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 15 स्टूडेंट है, इनकी औसत आयु 15 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा? इनका कितना आ जाएगा? 2 to 5। ठीक है, 15 × 15 225। अब क्या कह रहा है कि इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। अब मान लीजिए जो 15 में से 5 स्टूडेंट है ना, इनका जो एवरेज है 14 है, तो इनका सम कितना आ जाएगा 5 स्टूडेंट का? 14 बन जाए 70। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। इनमें से जो 9 विद्यार्थी हैं इनकी औसत आयु 16, मतलब 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 144। अब आगे कहना क्या चाह रहा है वो? तो 15वें विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी? देखिए, 5 यहाँ आ गए, 9 यहाँ आ गए, टोटल कितने? 14 स्टूडेंट। और 15 स्टूडेंट का 225 है, तो अगर हम इनको सम करेंगे तो कितना आएगा? 7 7 और 4 11 का एक आंसर पर एक 214। तो अब जो 15वां विद्यार्थी बचा होगा, इससे टोटल 15 में से अगर हम 14 को माइनस कर देंगे तो 15वां विद्यार्थी आ जाएगा ना। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। 215 माइनस 214, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 11। मतलब 15वां जो विद्यार्थी है उसकी आयु क्या है हमारे पास? 11 वर्ष, और यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर मुझे 15 का एवरेज 15 दे रखा है ना, तो उनका सम में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो आप देखिएगा, क्यों? क्योंकि हम स्टार्टिंग से इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, तो अब आपकी चीज़ में वो चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहले की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। ठीक है, मान लीजिए 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहले की तो दोगुनी है, मतलब इसका तो 2 टाइम है। और जो तीसरी संख्या है इसकी क्या है? तिगुनी है, मतलब इसका 3 टाइम है। ठीक है, तो आप क्या करिए, 2 × 3, ये इसको मान लीजिए, ये तो क्या हुई हमारे 6x, तो ये क्या हो जाएगी? 2x, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास? सॉरी, ये 2 टाइम है ना, तो ये तो क्या हो जाएगी 3x, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x। ठीक है, पहले की तो दुगनी और तीसरी की 3 गुनी। ठीक है, और इन तीनों का एवरेज क्या दे रहेगा हमें? 44। तो ठीक है, इनका सम कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 3x 6x 9x 2x 11x। 11x का जब एवरेज निकालते हैं हम, तो कितनी संख्या? 3, 3 से डिवाइड करेंगे, और ये क्या दे रहेगा हमें? 44। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, यहाँ से डायरेक्ट काट रहा हूँ मैं, ये कितनी बार कटेगा? 11 से 4 बार, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12। मतलब जो तीसरी संख्या है वो तो क्या है आपके पास? 24। और ये वाली संख्या है बारह 72, 72। और ये वाली संख्या कितनी आई था आपके पास? 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36। और यहाँ क्या रहा हमें? पहली संख्या और तीसरी संख्या के मध्य अंतर। पहली संख्या है 36 और थर्ड कौन सी है? 24। तो इनके बीच डिफरेंस कितना आया हमारे पास? 12 का, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब पहली और तीसरी संख्या के बीच में अंतर कितना है? 12 का। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ यहाँ समझ में नहीं आई हो ना, तो एक बार वापस बता देता हूँ। क्या कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली की तो क्या है? दुगनी, और तीसरी की 3 गुनी। ठीक है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 3 6। तो ठीक है, सेकंड वाली संख्या को आप क्या मान लीजिए? 6x। ठीक है, अब 6x, ये अगर इसका दुगुना है तो ये 3x ही होगा ना, और इसका 3 गुना है, मतलब ये 2x होगा। जाहिर सी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। तीन संख्याओं में पहली दूसरी की तिगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। देखिए, तीन संख्या है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि पहली दूसरी की तिगुनी है, मतलब जो फर्स्ट वाली है ना, ये दूसरी की क्या है? 3 गुना। और जो दूसरी संख्या वो तीसरी की कितनी है? 2 गुना। ये तो दे रखा है ना, तो अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 2x। और ये वापस इसका 3x है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 गुना, मतलब 6x। ठीक है, मतलब थर्ड संख्या x, सेकंड आई 2x, और जो ये आपकी आई है ये क्या है? 6x। अब आगे क्या दे रखा है? यदि उनका औसत 18 हो। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लीजिए। 9x/3 से डिवाइड करेंगे ना तीन संख्या, और इसका एवरेज कितना दे रखा है हमें? 18। संख्याओं का योग बटा सही नंबर ऑफ क्या? ठीक है, कितने नंबर है? 3 नंबर है, और ये औसत कितना दे रखा है? 18। तो क्या कह रहा है कि तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगी? 6x ही होगी ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप। 9 से 18 कितनी बार घटेगा? 2, तो x की वैल्यू क्या है? 6। ठीक है, और ये 6x है सबसे बड़ी संख्या, तो x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ। 6 × 6 क्या आ जाएगा? 36, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी क्या संख्या क्या निकल के आई हमारे पास? 36। सबसे छोटी पूछता तो क्या निकल के आती? 6, और बीच वाली पूछता तो कितनी? 12। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तीन संख्याएं इस प्रकार है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी
तथा तीसरी से आधी है। ठीक है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 56 हो तो पहली व तीसरी के मध्य अंतर क्या होगा। ठीक है, ये तीन संख्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, मतलब पहली संख्या वो दूसरी से तो क्या है, दोगुनी है। ठीक है, 2 टाइम्स। और क्या कह रहा है कि तीसरी से आधी है और तीसरे से क्या है, वो हाफ है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए आप, अगर मैं इसको 2 मान लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ 2x, इसको 2 मानता हूँ तो ये कितनी x हो जाएगी ना। ठीक है, और ये x हो जाएगी, और ये क्या कह रहा है कि ये इसकी आधी है, अगर ये 2x है, अगर इसका आधा है ना तो ये कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि तीनों का औसत 56। अब आप आराम से सोल्व कर सकते हो, तीनों का योग कितना, 7x। एवरेज कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग बटा संख्या कितनी है, 3, और इसका एवरेज कितना दे रखा है हमें, 56। वापस यहाँ से x की वैल्यू निकाल दीजिए। देखो 7 से 56 कितने बार घटेगा, 7 8 56, और x की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 24। अब 24, अब तो तीसरी वाली संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 4 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, और पहली वाली संख्या क्या निकल के आ जाएगी आपके पास, 48। 2 इंटू 24 48। तो यहाँ डिफरेंस क्या निकल के आया, पहली व तीसरी के बीच में 96 माइनस 48 क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 48, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब फर्स्ट और थर्ड वाली संख्या है ना, उसके बीच आंसर कितना आया हमारे पास, 48। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरीके से करा कीजिए ताकि आपको माइंड में क्लियर हो सके कि हमें आगे करना क्या है। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से इसको कुछ भी मान लेते हैं। अगर आप इसको 4x मान लेते हैं तो यहाँ 8x हो जाता और ये 16x हो जाता। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मानना चाहते हो, आंसर हमेशा यही निकल के आएगा। 20 संख्याओं का औसत 23 निकाला गया। ठीक है, अगर 20 संख्याओं का औसत अगर 23 है तो इन संख्याओं का योग कितना निकल के आएगा हमारे पास, 460। ठीक है, कॉमन सी बात है। परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 67 के स्थान पर 87 पढ़ लिया गया। ठीक है, संख्या थी कितनी, 67, पढ़ा कितना उसको, 87, कितना 20 ज़्यादा पढ़ लिया गया ना, मतलब 20 हमने ज़्यादा ले लिया। तो ठीक है, तो जो एक्चुअल वैल्यू क्या थी वो इससे 20 कम थी, क्योंकि हमने यहाँ 20 ज़्यादा लिया तो यहाँ 20 कम करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 440। ठीक है, वो पूछा क्या है तो नए तो सही औसत क्या है, सही औसत तो 440 से निकलेगा ना, क्योंकि यहाँ तो हमने 20 ज़्यादा लिया था 460 में। तो ठीक है, टोटल सम कितना है, 440, टोटल संख्या कितनी है 20, तो निकाल दीजिए सम। ये क्या एवरेज क्या निकल के आया, सही वाला एवरेज था 22, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 संख्याओं का औसत 12 है। ठीक है, अगर 10 संख्याओं का औसत 12 है तो इनका सम कितना निकल के आ जाएगा 10 इंटू 12, मतलब 120। ठीक है, 10 संख्याओं का योग कितना निकल के आया हमारे पास, 120। अब क्या कह रहा है, 7 संख्याओं का औसत 15 है। ठीक है, अगर 7 संख्याओं का औसत 15 है तो इनका सम कितना निकल के आएगा, 15 7 है 105। ठीक है, अब बची कितनी संख्या, 10 यहाँ थी, 7 का अगर 105 है तो तीन संख्याओं का क्या होगा, तीन संख्याओं का क्या निकल के आएगा हमारे पास सम, 120 माइनस 105, यही निकल के आएगा ना। तो तीन संख्याओं का सम कितना निकल के आया हमारे पास, 15। अब इनका अगर हमें एवरेज निकालना है तो ठीक है, टोटल तीन संख्याओं का सम 15 है, संख्या कितनी है 3, तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 5, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो ना कि ये जल्दबाजी में चल रहा है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। क्या होता है कि अब एक एक चीज़ को अगर लिखने बैठे ना तो बहुत टाइम निकल जाता है, उसमें लॉस आपका ही है। लोग एक एक घंटे की क्लास में केवल 5-6 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, हम यहाँ 20 मिनट में 15-15 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय 80 रुपये, ठीक है, तथा अन्य श्रमिकों की औसत आय वार्षिक आय टी है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 गुना है, तो सभी श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या होगी। देखिए क्या कह रहा है वो, कि इस लाइन को पकड़िएगा, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों से 11 गुना अधिक है। तो अन्य श्रमिक कौन से हैं, ठीक है, तो अन्य श्रमिक हम मान लेते हैं कितने रहे होंगे, एक्स। ठीक है, एक्स। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि उनकी वार्षिक आय टी है। ठीक है, तो सबकी आय कितनी हो जाएगी, ठीक है, सभी अन्य श्रमिकों की आय, सभी की आय कितनी हो जाएगी यहाँ, एक्स इंटू टी, क्या आ जाएगा ये, एक्स टी। ठीक है, अब देखिए अगर ये एक्स है तो जो कृषि श्रमिक है ना वो इसके 11 गुना हो जाएंगे, मतलब वो कितने हो जाएंगे, कृषि श्रमिक जो है ना वो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 11x। और ठीक है, अगर ये 11x हो गए और इनकी वार्षिक आय अगर एस है तो इनकी आय कितनी हो जाएगी टोटल, सभी की आय कितनी हो जाएगी टोटल, 11x एस। ठीक है, यही होगी ना।
अब वो क्या कहना चाह रहा है, तो सभी श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या होगी। देखिए औसत वार्षिक आय क्या होती है, एक तो इनकी टोटल आय दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी 11XS प्लस XT, और नीचे कुल टोटल कितने हो जाएंगे, ये 11 ये और एक एक्स ये, तो 11x प्लस एक्स। ठीक है, अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आएगा हमारे पास, x कॉमन आएगा। ठीक है, नीचे तो ये क्या हो जाएगा 12x, ऊपर से कॉमन क्या आया x, ये क्या आएगा 11s प्लस t अपॉन 12x। ये x से एक x कट जाएगा तो ये क्या आंसर आएगा हमारे पास 11s प्लस टी अपॉन 12, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ लिख दीजिएगा क्या, कृषि श्रमिक। ठीक है, इन सभी की आय 11x से शुरू हुई है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्स और वाई की औसत मासिक आय। ठीक है, एक्स और वाई की औसत मासिक आय अगर 5050 है तो इनका योग कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितना आएगा 10,100। ठीक है, 10,100 ही आएगा ना। और वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा, वाई प्लस जेड की हमें औसत मासिक आय कितनी दे रखी है 6250। ठीक है, तो 6250 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 12,500। ठीक है, और x और z की कितनी दे रखी है, x प्लस जेड कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर ये 5,002 से तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10,400। अब पूछा क्या है x की मासिक आय, तो एक बार आप क्या करिए इन सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, ये x जुड़ गया 2x 2y और 2z, इनको जब आप जोड़ोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 10,100 और 10,400। ये मतलब ये कितना निकल के आया 20,500। 20,500 में जब आप 12,500 और जोड़ोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा 33,000। ठीक है, ये निकल के आया ना 33,000 वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड से आप 2 कॉमन ले लीजिएगा और 2 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, जब 33,000 में आप 2 का भाग लगाओगे तो 16,500, 16,500 ही आएगा ना। अब देखिए 16,500 आया, हमें वैल्यू किसकी चाहिए x की, तो अगर हम y या y प्लस जेड की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, y प्लस जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 12,500, तो ठीक है 12,500 यहाँ रख दीजिए। अब देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, ये इसको इधर भेज देंगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 16,500 में से जब 12,500 जाएगा तो 4,000, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब x की क्या है यहाँ वैल्यू, x की मासिक आय क्या निकल के आई हमारे पास 4,000। अगर ऐसे ही अगर हमें y की पूछी होती तो हम x और z की वैल्यू रख देते, अगर z की पूछी होती तो x और y की वैल्यू रख देते। ठीक है, 8 प्रौढ़ तथा कुछ नाबालिगों के परिवार में प्रति माह प्रति व्यक्ति चावल की औसत खपत 10.8 केजी है। ठीक है, जबकि प्रौढ़ों के लिए प्रति व्यक्ति औसत खपत 15 केजी, नाबालिगों के लिए ये प्रति व्यक्ति 6 केजी है। तो परिवार में नाबालिगों की संख्या क्या है। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ 3 एवरेज दे रखे हैं अलग अलग। ठीक है, टोटल सबका मिला के कितना है हमारे पास 10.8। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या है प्रौढ़ और एक क्या दे रखा है हमें नाबालिग। ठीक है, प्रौढ़ का एवरेज कितना दे रखा है हमें, प्रौढ़ का एवरेज हमें कितना दे रखा है 15 केजी। ठीक है, और नाबालिग का एवरेज हमें कितना दे रखा है 6 केजी। ठीक है, एलिगेशन से आप इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 10.8 में से जब 15 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4.2, और 10.8 से जब 6 जाएगा तो ये क्या बचेगा हमारे पास 4.8, यही बचेगा ना। इन दोनों को आप 6.6 से काटिए, ये क्या आएगा, ये तो आएगा 8×48, और ये क्या निकल के आएगा 842। ठीक है, 742, तो ये क्या आएगा इस, तो मतलब हमारे पास प्रौढ़, ठीक है प्रौढ़ और नाबालिग का अनुपात कितना निकल के आया हमारे पास 8:7। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्रौढ़ भी हमें 8 ही दे रखे हैं, मतलब कितना 1 टाइम। प्रौढ़ अगर 8 है तो नाबालिग नाबालिग कितने होंगे, ये भी 1 टाइम कितने 7 ही होंगे ना। मतलब 8 तो प्रौढ़ है और 7 क्या है हमारे पास नाबालिग है, तो 7 अगर नाबालिग आया तो ठीक है, तो यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ हमें 16 प्रौढ़ दे रखे होते तो कितना होता 2 टाइम्स, तो यहाँ पे भी हमारे पास आंसर क्या आ जाता 14। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक तो क्वेश्चन नंबर 73 मैंने छोड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है ना वो एज इट इज 72 की तरह है, और ये जो क्वेश्चन है ना ऐसे क्वेश्चन भी हम बहुत कर चुके हैं, कम से कम 7 या 8 क्वेश्चन कर चुके हैं जहाँ हमें गलती होती है कि हमने इतने की जगह इतना ले लिया। तो ठीक है,
यहाँ 2 गलतियाँ, इससे सेम क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, इसको मैं स्किप मार रहा हूँ, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आप आंसर डालिएगा और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, वापस इसको अगले लेक्चर में करा दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत 60 है, ठीक है। 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर हो तो पहली संख्या क्या होगी। देखिए 3 संख्याओं का एवरेज कितना है 60, तो मतलब इन 3 संख्याओं का सम कितना निकल के आ गया हमारे पास 180, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 है, ठीक है। मान लेते हैं हम शेष 2 संख्या है ना, उनका योग कितना है, शेष जो नंबर है उनका योग कितना है x है। तो फर्स्ट जो संख्या होगी, फर्स्ट नंबर तो जो होगा वो कितनी हो जाएगी, x/4 ही होगी ना। क्या कह रहा है कि उनके योग के 1/4 के बराबर है, अगर दोनों का योग x है तो ये कितना हो जाएगा x/4। अब वो कह रहा है कि पहली संख्या होगी। अब देखिए तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है हमारे पास, ये तो फर्स्ट 2 संख्याओं का योग, ये लास्ट ये सॉरी ये तो जो बाद वाली 2 संख्या है उनका योग, और ये पहली संख्या का योग कितना दे रखा है हमारे पास 180। इसे आप सोल्व कर लीजिए तो ये क्या आएगा हमारे पास 4x प्लस x, एलसीएम लोगे ना वापस 4 इधर जाएगा, ये तो ये कितना आ जाएगा 180 इंटू 4, ये दोनों कितने हो जाएंगे हमारे पास 5x, क्या वैल्यू आ जाएगी 180 इंटू 4। जब आप 5 को इससे काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा 36, 36 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 144, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सॉरी 144 तो क्या निकल के आई हमारे पास x की वैल्यू, हमें क्या निकालना है x/4, तो ठीक है 144 में आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 36, और ये क्या हो जाएगा हमारा आज का आंसर हो जाएगा। कक्षा में 50 लड़के हैं, ठीक है। एक लड़का जिसका भार 40 kg है कक्षा छोड़कर चला गया, ठीक है। गया कितने का है 40 kg का एक लड़का चला गया, ठीक है। उसी समय एक लड़का कक्षा में प्रवेश करता है, ठीक है। उसी समय एक लड़का कक्षा में प्रवेश कर रहा है, यदि इसके परिणाम स्वरूप कक्षा की औसत भार में 100 ग्राम की कमी आ जाती है तो नए लड़के का भार ज्ञात करो। अब देखिए क्या कह रहा है कि पूरी कक्षा का जो एवरेज है ना उसमें कितने की कमी आ रही है 100 ग्राम की, बच्चे कितने हैं टोटल 50, तो कितने टोटल कितने की कमी आई होगी 50 इंटू 100 ग्राम, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या निकल के आएगा ये 5000 ग्राम, यही आएगा ना। मतलब टोटल कितना हो गया 5 kg की कमी। अब 5 kg की कमी कब आई होगी, जब 40 kg का गया और इससे 5 किलो कम का मतलब 35 kg का आया होगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 40 kg का अगर लड़का गया था ना तो वापस आया कितना kg का 35 kg का लड़का आया था, तभी सबके एवरेज, तभी पूरी क्लास के एवरेज में कितने की कमी आई 100 ग्राम की कमी आई। 100 संख्याओं का औसत 44 है, ठीक है। 100 संख्याओं का औसत 44 है तो इनका सम कितना आ जाएगा 100 इंटू 44, मतलब 100 संख्याओं का सम कितना आया हमारे पास 4400, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है, 4 अन्य से और संख्या आ जाती है मतलब 104, इनका एवरेज कितना हो जाता है 50, मतलब इसको आप जोड़ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5200, मतलब 100 संख्याओं का सम तो कितना था 4400, और जब 4 नई संख्या आ गई तो इसका सम कितना हो गया 5200, मतलब जो 4 जो नई संख्या आई है ना इसका सम कितना आ जाएगा हमारे पास 104 का जो सम है उसको 100 के सम से माइनस कर लो, तो क्या आएगा 5200 माइनस 4400, ये कितना निकल के आ जाएगा 800। अब क्या पूछ रहा है कि 4 नई संख्याओं का औसत, तो ठीक है 4 नई संख्याओं का सम कितना है 800, टोटल संख्याएं कितनी है 4, तो एवरेज कितना निकल के आ जाएगा इसको 200, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर। मतलब जो 4 जो नई संख्याएं जुड़ी है ना इसका एवरेज क्या निकल के आया हमारे पास 200, ठीक है। 6 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है, ठीक है। तो 6 प्रेक्षणों का औसत अगर 45.5 है तो इनका सम कितना निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये कितना आएगा जब आप 45.5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपके पास 273, ठीक है। 45 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 270, और साथ में 0.5 है, 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 और आ जाएगा, तो 270 और 3 73। अब क्या कह रहा है कि उसमें एक नया प्रेक्षण सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है। मतलब अगर इसमें +1 एक और सम्मिलित किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 7, और इसका नया एवरेज कितना हो जाएगा 47, तो इनका योग कितना आ जाएगा 7 7 49 का 9 हासिल ऊपर 4, 7 चौक 28 और 4 32, 329। अब देखिए जो 7वां जो नया आया है ना इसका ये कितना होगा, जितना इनमें डिफरेंस उतना ही होगा ना, 6 का सम ये
और 7 का सम ये, तो आप माइनस कर लीजिए। 329 में से जब हम 273 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 इधर से और 27 इधर से, टोटल कितना हो गया ये हमारे पास 56, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस करो ना तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो यहाँ से कितना 29 आएगा, और यहाँ से 273 से जब हम 300 के पास जाएंगे तो कितना आ जाएगा 27, तो ठीक है 27 और 29 कितना होता है 56, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन को फेमिलियर बनाओ जिससे आपके क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और आसानी से सोल्व होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 तक कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करते हैं। 7 दी हुई संख्याओं में से पहली 4 का औसत, ठीक है 7 संख्या है 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या कह रहा है कि पहली 4 का औसत कितना दे रखा है 4, अगर एवरेज 4 है तो इनका सम कितना निकल के आ जाएगा 4 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 16। और क्या कह रहा है कि अंतिम 4 का भी हमें एवरेज कितना दे रखा है, ये भी 4 है। ठीक है, इसका भी अगर एवरेज 4 है तो इसका भी सम कितना निकल के आ जाएगा, 4 संख्या है और सम 4 है तो कितना 16। और क्या कह रहा है कि सभी 7 संख्याओं का औसत 3 है, तो ठीक है सभी 7 संख्याओं का अगर औसत 3 है तो टोटल सम कितना निकल के आएगा 21। अब देखिए टोटल जो इन 7 संख्याओं का सम है हमारे पास 21, और ये प्रथम 4 का 16 और अंतिम 4 का भी 16, मतलब ये चीज़ तो कॉमन आ रही है ना, ये वाली चीज़ इसमें भी है और इसमें भी है, तो ठीक है इसको माइनस कर लीजिए आप। ये कितना होगा हमारे पास 16 और 16 32 आ रहा है ना टोटल, लेकिन इसमें ये डबल है, तो 32 में से हम जब 21 को माइनस कर देंगे कि जो 7 का एक्चुअल में है तो क्या आएगा 11, और वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब जो 11 था ना वो 11 इधर भी इंक्लूड था और 11 इधर भी इंक्लूड था, तो हमारे पास क्या आंसर क्या निकल के आया, चौथी संख्या क्या है हमारे पास 11, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, उनमें से एक जिसकी आयु 18 वर्ष थी कक्षा छोड़कर चला गया। ठीक है, 18 वर्ष वाला क्या हुआ कक्षा छोड़कर चला गया, उसके स्थान पर नया विद्यार्थी आया जिससे कक्षा के विद्यार्थियों की औसत में 1 माह की कमी है। अब देखिए अगर 1 माह की कमी आ रही है ना औसत में, ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी कितने 24, तो टोटल सभी विद्यार्थियों में कितने की कमी आई होगी 64 इंटू 1, मतलब ये कितना है कितने की कमी आई 24 महीने की कमी आई ना सभी में। ठीक है, तो अब देखिए अगर 1 माह की कमी तो 24 विद्यार्थी थे तो कितने की कमी 24 महीने को हम क्या लिख सकते हैं 2 वर्ष की कमी आई, मतलब अगर 18 का गया है ना तो आया कितने का था 16 का आया। ठीक है, 16 वर्ष का स्टूडेंट आया था, तभी तो हमारे पास कितने की 24 विद्यार्थियों में 1 माह की कमी होगी। ठीक है, तो 2 वर्ष की कमी हुई, 18 का गया और 16 का आया। ठीक है, 6 सदस्यों की परिवार की औसत आयु 27 वर्ष है। ठीक है, अगर 6 सदस्यों की परिवार की औसत आयु अगर 27 वर्ष है तो इनका सम कितना आ जाएगा सबका, 27 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 27 से कितना आएगा 162 162। ठीक है, यही आएगा ना। अब क्या कह रहा है सबसे छोटे सदस्य की आयु कितनी 7 वर्ष। ठीक है, तो परिवार के अन्य सदस्यों की आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय पर क्या थी। ठीक है, ठीक है, यहाँ इसको आप औसत आयु कर लेना। ठीक है, औसत आयु क्या थी, अब देखिएगा आप 7 वर्ष पहले मतलब इन जो 5 सदस्य बचे होंगे, ठीक है इनमें भी 7-7 साल की कमी आएगी ना। ठीक है, सॉरी 6 में कमी आएगी, तो 6 सदस्यों के अंदर अगर 7-7 की कमी आती तो टोटल कितने 42 साल कम होंगे 6 साल पहले। अब क्या कह रहा है वो कि परिवार के अन्य सदस्यों, ठीक है अन्य सदस्यों मतलब ये वाला इंक्लूड नहीं है, मतलब कितने 5 सदस्य बचे और 5 सदस्य बचे, तो अब देखिए टोटल 5 क्या 7 वर्ष पूर्व टोटल उनकी एज का सम कितना रहा होगा 162 माइनस 42, मतलब कितना 120 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व तो यही रहा होगा ना, जब सबका 7-7 कम होगा तो कितना कम हुआ टोटल 42, जब 162 में से 42 कम किया तो कितना आया 120 वर्ष, मतलब 7 वर्ष पहले टोटल सम कितना था 120 वर्ष। और उस टाइम सदस्य कितने थे, बोल रहा है ना यहाँ बोल रहा है ना कि परिवार के अन्य सदस्य थे, तो अगर ये 7 वर्ष वाला निकल गया तो 6 में से बच्चे कितने 5, तो अन्य कितने थे 5, 120 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब 7 वर्ष पूर्व अन्य सदस्यों की औसत आयु क्या थी 24 वर्ष थी। छात्रावास में 200 छात्र थे, 100 नए छात्र आ जाने से भोजन के व्यय पर 500 रुपये की वृद्धि हुई, जबकि औसत व्यय 10 रुपये कम हो जाता है तो पहले सभी छात्रों के भोजन का कुल व्यय था। ठीक है, अब यहाँ ये चीज़ देखिएगा औसत व्यय में 10 रुपये कम हो रही है, कितने की कमी आ रही है हमारे पास 10 रुपये की कमी आ रही है। तो मान लीजिए जब हमारे पास 200 छात्र थे ना तो 200 छात्र का औसत व्यय हम क्या मान लेते हैं x था,
ठीक है, औसत व्यय कितना हो गया हमारे पास, ठीक है, एक्स। तो इन सभी 200 छात्रों का व्यय कितना रहा होगा, 200 इंटू एक्स, यही रहा होगा ना। तो सभी का व्यय कितना रहा होगा, व्यय 200 एक्स। अब क्या कह रहा है कि 100 नए छात्र आ जाने से, 100 नए छात्र आते हैं मतलब कितने, 300 छात्र। तो 300 छात्र का औसत व्यय कितना रहा होगा, ये क्या कह रहा है कि 10 कम हो जाता है, मतलब x माइनस 10। तो ठीक है, तो सभी जो बाद में अगर 100 छात्र और आए तो 300 छात्र हो गए ना, तो 300 छात्रों के सभी का व्यय कितना रहा होगा हमारे पास, 300 इंटू एक्स माइनस 10, यही रहा होगा ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इन 300 छात्रों का व्यय कितना, 300 एक्स माइनस 3000। अब ये क्या कह रहा है कि इसमें 500 की वृद्धि हुई है, मतलब अगर आप इसमें से अगर इसको घटाओगे ना तो कितने की, 500 आ जाएगा हमारे पास। तो ठीक है, 200 एक्स माइनस 300 एक्स, अब ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 3000। और ये कितना आ रहा है हमारे पास, 500। सॉरी यहाँ एक मिस्टेक कर दी, आने के बाद 500 की वृद्धि हुई ना, मतलब इसको घटाना पड़ेगा इस पूरे में से, ठीक है। तो ये तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब 200 में से 300 एक्स जाएगा तो क्या बचेगा, 100 एक्स माइनस का 3000 इजल टू 500। तो ये क्या आ जाएगा, ये 3000 उधर जाएगा तो 100 एक्स इक्वल टू 3500। यहाँ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 35 आ जाएगी, ठीक है। तो पहले सभी छात्रों के भोजन का औसत व्यय कुल व्यय था, हमने क्या माना था, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पे 35, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा गलत किया था। वो क्या हो रहा है कि वृद्धि हो रही है ना, आने के बाद वृद्धि हो रही है, मतलब ये ज़्यादा है ये कम है, तो इस पूरे में से हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है, तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा अभी। एक लाइब्रेरियन ने अपने पुस्तकालय के लिए कहानी की 50 पुस्तकें खरीदी, ठीक है, किंतु उसने देखा कि 76 रुपये और खर्च करने से उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती थी, और पुस्तक औसत कीमत भी 1 रुपये कम हो जाएगी। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है कि 50 पुस्तकें खरीदी, 50 पुस्तकें खरीदी है ना, तो मान लीजिए 50 पुस्तकों का जो एवरेज होगा ना, 50 पुस्तकों का औसत, मतलब क्या एवरेज, हम मान लेते एक्स रहा होगा। तो इन 50 पुस्तकों की कीमत कितनी रही होगी, 50 पुस्तकों की कीमत 50x, ठीक है, यही रही होगी ना। अब वो क्या कह रहा है कि अगर वो 76 रुपये और खर्च करता तो उसे 14 पुस्तकें और मिल जाती, मतलब कितनी पुस्तकें, 64 पुस्तकें और मिल जाती, ठीक है। तो 64 पुस्तकें खरीदता वो, अगर उसे 14 पुस्तकें और अधिक खरीदनी पड़ती। लेकिन अब क्या कह रहा है कि उसके एवरेज में एक की कमी हो जाती, मतलब क्या होता, अब इसका एवरेज क्या हो जाता, 64 पुस्तकों का x माइनस 1, ठीक है। तो 64 पुस्तकों की कीमत कितनी हो जाती है हमारे पास, 64 की कीमत कितनी हो जाती, 64x माइनस का 64, इनकी कीमत यही होती ना। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि 76 रुपये और खर्च करने पड़ते हैं, मतलब अगर ये खरीद रहा है ना तो उसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, उसको 76 रुपये और खर्च करने पड़ते हैं। तो यही कंडीशन आएगी ना, 64x माइनस 64 माइनस का 50x इक्वल टू हमारे यहाँ क्या दे रखा है, 76, 76, ठीक है। इसे सोल्व कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या आएगा आपके पास 14x, ये 64 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 76 प्लस 64, ये कितना आ जाएगा आपके पास 140। तो 14x इक्वल टू 140, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा हमें, द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक की औसत कीमत क्या थी, ठीक है। तो औसत कीमत क्या थी हमारे पास, पहले क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10, और यही क्या हो जाएगा हमारे पास, हम यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एक बार वापस समझा देता हूँ आपको। 50 पुस्तकों का एवरेज हमने क्या माना, x, तो ठीक है 50 पुस्तकों की कीमत कितनी आ जाएगी हमारे पास 50x। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि 76 रुपये और खर्च करने पर उसे 14 पुस्तकें और मिल सकती थी, और एवरेज में कितने की कमी हो रही है, एक की कमी हो रही है, मतलब 64 पुस्तकों का एवरेज क्या था x माइनस 1। तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 64 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए ये पुस्तकें खरीदी है, मतलब हमने कितना पैसा ज़्यादा दिया उसको, 76 रुपये ज़्यादा दिया, ठीक है। तो इससे अगर हम ये माइनस करेंगे तो 76 आएगा ना हमारे पास, ठीक है। इसे सोल्व कर लीजिए, आपके पास x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, और यहाँ देखिए उसने क्या पूछा, उसके द्वारा खरीदी गई, तो खरीदी तो कितनी थी, 50 पुस्तकें खरीदी थी ना, इसलिए हमने
यहाँ एक्स की, अगर ये पूछता है कि 64 पुस्तकें खरीदने के लिए कितने पैसे देने पड़ते, तो ठीक है, तो फिर हम यहाँ इसको उसका एवरेज निकाल लेते और यही आ जाता। 10 में से 1 निकाल देते, कितना आता, उसका एवरेज 9 आ जाता और 9 को 64 से मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारी 64 पुस्तकों की कीमत निकल के आ जाती। ठीक है, आगे चलते हैं। 9 व्यक्ति एक होटल में गए, प्रत्येक ने अपने खाने पर 3 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किए। ठीक है, और 9वें ने सभी 9 के औसत व्यय से 2 रुपये अधिक खर्च किए। ठीक है, तो सभी जो 9 व्यक्ति थे ना, इनका एवरेज हम क्या मान लेते हैं, 9 व्यक्ति का एवरेज हम मान लेते हैं कितना है, एक्स रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक ने अपने खाने पर 3 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से खर्च किए और 90 ने सभी 9 के औसत व्यय से 2 रुपये अधिक खर्च किए। ठीक है, अब देखिए जो 8 होंगे ना, स्टार्टिंग के 8, इन्होंने तो 3 रुपये के हिसाब से खर्च किए ही होंगे ना, तो 8 दिए 24, उनकी वैल्यू तो क्या निकल के आ गई स्टार्टिंग के लोगों की, 24। अब जो 90वां व्यक्ति था ना, 90वें व्यक्ति ने क्या करा कि इनके एवरेज से क्या हुआ, 2 रुपये अधिक खर्च किए, मतलब सबका एवरेज कितना है, एक्स, और इसने खर्च कितना किया, 90वें व्यक्ति ने खर्च किया कितना, एक्स प्लस 2, और इससे पहले जो व्यक्ति थे 8, उन्होंने खर्च कितना किया, 24। ठीक है, अब हमें इनका सबका एवरेज निकालना, तो निकाल लीजिए। 8 स्टार्टिंग के 8 व्यक्ति का कितना, 24, 90 व्यक्ति ने कितना खर्च किया, एक्स प्लस 2। ठीक है, सबका सम करना होता है ना हमें, सभी का सम, तो स्टार्टिंग वाले 8 का सम कितना आया, 24, 90 व्यक्ति ने एक्स प्लस 2 खर्च किया, और टोटल व्यक्ति कितने हैं ये 9, और इनका एवरेज कितना दे रखा है हमें, एक्स। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इसे आप सोल्व कर लीजिए। ये क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 24 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 18x, यही आएगा ना, ये x इधर इधर जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, 17x, और इधर क्या बचा हमारे पास, 26। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास। ठीक है, एक चीज़ और, ये यहाँ नहीं, यहाँ 9 ही आएगा, 9 ही है ना। ठीक है, 9, तो ये कि x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 26/9। ठीक है, इसे दो, सॉरी 9 नहीं 8, यहाँ क्या 8 दे रखा है ना, सॉरी इसको वापस करते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 20 प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू, ये 9 इधर जाएगा तो 9x। ठीक है, ये x इधर जाएगा तो क्या बचेगा 8x, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 26। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई है हमारे पास, 26/8। इसको आप किससे काटिए, 2 से काटिए तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, 13/4। ठीक है, जब हमारे पास x की वैल्यू 13/4 निकल के आ गई, हमसे पूछा क्या उसने, बताओ उनके द्वारा कुल टोटल कितनी रकम खर्च की गई, तो टोटल रकम खर्च की हुई तो यही थी ना। ठीक है, टोटल रकम ये थी, तो आप यहाँ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 24, देखिए इसको इसको सोल्व कर रहे हैं हम, 24 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 13/4 प्लस 2, यही है ना, इसे सोल्व कर लीजिए। ये कितना निकल के आएगा आपके पास, 13/4, 13 में 4 का भाग लगाओगे तो ये क्या आएगा, 3.25, 3.25 और 2 5.25, तो ये क्या आंसर निकल के आ जाएगा हमारा, 24 प्लस 5.25, क्या आया ये 29.25, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब उन्होंने टोटल कितना व्यय किया, 29.25। आगे चलते हैं। 5 भाई साप्ताहिक 60 रुपये औसत प्राप्त करते हैं। ठीक है, 5 भाई हैं कोई, और साप्ताहिक कितने 60 रुपये औसत प्राप्त करते हैं। यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करे तो वर्तमान औसत क्या होगी, देखिए 5 भाई, ठीक है, कितने भाई टोटल 5 भाई, और कितने प्राप्त कर रहे हैं औसत इनका क्या है 60, तो तीनों पाँचों भाई कितने प्राप्त कर रहे होंगे 300 रुपये। ठीक है, यही होगा ना। अब क्या कह रहा है कि यदि एक भाई 10 रुपये अधिक प्राप्त करे, 10 रुपये अधिक प्राप्त कर रहे हैं मतलब 300 प्लस 10, यही होगा ना, मतलब कितने प्राप्त हो रहे हैं फिर, 10 रुपये अधिक प्राप्त कर रहा है अगर एक भाई, तो टोटल कितने प्राप्त हो रहे हैं 310 रुपये। तो वर्तमान औसत इसी के हिसाब से निकलेगी ना, 310, और टोटल कितने भाई है 5 भाई, तो निकाल दीजिए एवरेज, एवरेज कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास 62, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्किप करना है क्योंकि सेम यही क्वेश्चन हम बार बार कर चुके हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 41, एक्स और वाई कितना दे रखा है 20, तो एक्स तथा वाई का औसत क्या होगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू पुट करिए ना कि अगर एक्स और वाई का स्क्वायर करें तो 41 आए, और एक्स और वाई कितना को जब हम ऐड कर, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई करें तो कितना है 20 है। तो ठीक है, एक्स की वैल्यू आप रखिए 5 और वाई की वैल्यू रखिए 4, और यहाँ सेटिस्फाई करके देखिए, देखो एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर कितना करेंगे तो 16, कितना आ रहा है 41 आ रहा है ना, मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड।
सेकंड कंडीशन में भी देख लीजिए, 5 इंटू 4 कितना आ रहा है 20, यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब x की वैल्यू तो कितनी आ गई हमारे पास 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, आप इसे वैल्यू पुट करके देख लिया करो। अगर इसको आप फॉर्मूले से सोल्व करने बैठोगे ना तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई 5 और y की 4, तो इनका एवरेज क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, एवरेज ये निकल के आएगा ना x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू कितनी है 4, और दोनों वैल्यू कितनी है 2 है, तो भाग लगा दीजिए, कितना आएगा हमारे पास 9/2। तो इनका एवरेज कितना निकल के आ गया 4.5, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसी परिवार में पिता और बेटे, पिता माता तथा माता बेटे की औसत आयु क्रमशः 25, 40 तथा 24 वर्ष है। तो बेटे की आयु देखिए, पिता प्लस बेटे, ये कितना आ जाएगा हमारा, इनकी अगर एवरेज 25 है तो इनका योग कितना आ जाएगा 50। ठीक है, ऐसे ही पिता और माता, इनका एवरेज कितना दे रहेगा हमें 40, तो इनका योग कितना आ जाएगा 80। और आगे माता और प्लस बेटा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, अगर एवरेज अगर 24 दे रखा है तो इनका योग कितना आ जाएगा 48। अब देखिए इन सबको जोड़ लीजिए तो ये क्या आएगा हमारे पास, माता माता प्लस पिता प्लस बेटा। ठीक है, दो मैंने ऑलरेडी कॉमन ले लिया। ठीक है, दो तो पिता, दो माता और दो बेटा, इनका सम कितना निकल के आ जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, 50 और 80 कितना हो जाएगा 130, 130 और 48 कितना हो जाएगा हमारे पास 188, यही आएगा ना, सॉरी 178। ठीक है, 178 ही आ जाएगा। अब देखिए तो माता प्लस पिता प्लस बेटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जब आप 178 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 89। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बेटे की। तो ठीक है, बेटा किसमें नहीं है, तो पिता और माता की जो ये वैल्यू है ना आप इसमें पुट कर दीजिए यहाँ, तो ये कितनी है 80 दे रखी है, प्लस बेटा इक्वल टू 89 है ना। तो ठीक है, यहाँ से बेटे की वैल्यू निकल के आ जाएगी, बेटे की वैल्यू कितनी निकल गई 89 माइनस 80, मतलब कितना आ जाएगा ये हमारे पास 9, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब बेटे की आयु कितनी है 9 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 90 जो है ना, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 76 के जैसा है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 76 के जैसा है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, और इसका आंसर क्या निकल के आएगा 36। ठीक है, बार बार क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ठीक है, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 76 की तरह है, तो आप देख लीजिएगा। किसी छात्र के 10 विषयों का औसत प्राप्तांक 80 है। ठीक है, 10 विषयों का अगर औसत प्राप्तांक 80 है तो टोटल उसके नंबर कितना आए होंगे 10 विषयों में। ठीक है, औसत 80 है तो कितने टोटल नंबर आए होंगे 800 नंबर आए होंगे। ठीक है, यदि प्राप्त होने वाले सर्वाधिक और न्यूनतम अंकों को छोड़ दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 81 हो जाता है। मतलब अगर सर्वाधिक और न्यूनतम को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा 8 विषय बचेंगे ना, और इनका औसत कितना बता रहा है वो 81 है। ठीक है, तो इनका सम कितना आ जाएगा 8 इंटू 8 और 8 8 है 64, मतलब कितना 648। तो ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे, यदि सर्वाधिक प्राप्तांक 92 है तो न्यूनतम प्राप्तांक ज्ञात करो। अब देखिए 10 विषयों के 800 हैं, 8 विषयों के 648 है, जो तो बचे हुए 2 विषयों के प्राप्तांकों का योग कितना होगा, 800 में से 648 माइनस कर लो तो ये कितना आ जाएगा हमारा 152। अब इन 2 विषयों में कौन सा, एक तो सर्वाधिक है और एक न्यूनतम है। सर्वाधिक हमें कितना दे रखा है 92। ठीक है, तो न्यूनतम वाला निकालना है ना हमको, तो न्यूनतम वाला कैसे निकाल लेंगे, न्यूनतम और अधिकतम का योग कितना है 152, और अधिकतम कितना है, सर्वाधिक अंक कितना है 92। ठीक है, तो इससे माइनस कर लो, 152 से जब हम 92 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60। मतलब जो न्यूनतम अंक है ना किसी विषय में वो कितने हैं हमारे पास 60, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 व्यक्तियों की एक टीम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, सबसे अच्छे तीरंदाज ने 85 अंक प्राप्त किए। यदि इसने 92 अंक प्राप्त किए होते तो औसत प्राप्तांक 84 होता। ठीक है, सबसे अच्छा जो अंक तीरंदाज था ना, इसने कितने अंक प्राप्त किए 85। अगर ये कह रहा है कि अगर ये 92 प्राप्त करता, मतलब कितना +7 अगर प्राप्त करता ना, तो एवरेज कितना निकल के आता हमारे पास 84। ठीक है, तो पूरी टीम का ने कितने अंक प्राप्त किए यही पूछ रहा है ना, तो एक काम करिए, नया एवरेज कितना, अगर 92 के हिसाब से हम लेते हैं
तो 8 जनों ने अगर 84 का एवरेज है तो पूरी टीम ने कितने लिए होंगे? 8 चौक 32, 32 का 2 हासिल ऊपर 3, 8 8 64 और 3 672। ठीक है, मतलब अगर 85 की जगह अगर 92 उसने रन अंक लिए हैं ना, तो पूरी टीम के टोटल कितने हो जाएंगे? एवरेज अगर 84 हो गया तो 672, लेकिन एक्चुअल में लिए कितने हैं? 85 कितने हैं? 7 ज़्यादा, मतलब इससे कितना हो जाएगा? 7 कम, तो इससे 672 से -7 कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 665, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही तो कह रहा है ना कि अगर 7 ज़्यादा लाता तो 84 का एवरेज था। ठीक है, तो अगर 7 कम लाया है तो ठीक है, आप इससे टोटल से 7 माइनस कर लीजिए, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। 20 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत प्राप्तांक 66% और दूसरी 15 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 70% है, तो दोनों कक्षा का सम्मिलित औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 100 रहा होगा ना, तो 100 में से कितना? 66%। अगर एक बच्चे ने 66 लिया तो 20 बच्चों ने 66 के हिसाब से कितना परसेंटेज लाए होंगे? 1320। ठीक है, उसी हिसाब से क्या कह रहा है कि 15 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 70 है, तो 15 का अगर 70 है तो ये कितना हो जाएगा? 1050। ठीक है, मतलब 20 विद्यार्थियों की कक्षा वाले टोटल कितने नंबर लाए? 1320, और 15 विद्यार्थियों की कक्षा वाले टोटल नंबर कितने लाए? 1050। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर लाए होंगे? इनको जोड़ लीजिए, 327 अब टोटल ये छात्र कितने हो गए हमारे पास? 35। हमें इनका क्या निकालना है? सबका एवरेज। तो ठीक है, टोटल अंक कितने हुए? 2370, और नीचे कितने? टोटल छात्र कितने होंगे? 35। इसमें भाग लगा दीजिए आप। सबसे पहले कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा, तो कितना जाएगा? 210। फिर कितना बचेगा? 270, तो सबसे पहले गया 6 बार। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा हमारा? फिर दूसरी बार 7 बार जाएगा, तो लगभग ये इतना निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए, मतलब 100 में से कितने नंबर? एवरेज नंबर ये, तो अगर 100 में से 67.7 है ना, तो आप इसको परसेंटेज भी लिख सकते हो, और सिंपल ये 100 में से इतना परसेंटेज ही हो तो होगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या रहा है कि 20 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 66% है, मतलब एक विद्यार्थी 100 में से 66% लाया, तो 20 विद्यार्थी कितने लाए होंगे? 20 × 66। और इसी हिसाब से 15 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 70 है, अगर एक विद्यार्थी 70 ला रहा है तो 15 विद्यार्थी कितने लाएंगे? 1050। इनको जोड़ लीजिए और 35 का भाग लगा दीजिए, अपने पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत 26 तथा अंतिम 4 का औसत 25 है, तो अंतिम संख्या व प्रथम संख्या के मध्य अंतर क्या होगा? देखिए, कोई 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5। क्या कह रहा है कि प्रथम 4, ये प्रथम 4 यही है ना, अगर इनका एवरेज कितना दिया इसने? 26, तो इनका सम कितना निकल के आ जाएगा? 26 × 4 कितना? 104। और जो अंतिम 4 है, इनका एवरेज कितना दिया है इसने? 25, मतलब इसका सम कितना निकल के आया हमारे पास? 100। अब ध्यान से देखिए, ये जो 3 संख्या है ना, ये इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी इंक्लूड है, मतलब जो इसका और इसका जो डिफरेंस निकल के आएगा ना, मतलब ये वाली 3 संख्या इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब इसका और इसका एवरेज डिफरेंस कितना निकल के आ जाएगा आपको अपना? इसी 104 में से आप 100 को माइनस कर लीजिए, ये क्या आएगा? 4, और ये क्या हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब प्रथम और अंतिम बीच के संख्या के बीच अंतर कितना निकल के आया? 4। यहाँ ध्यान से देखिएगा, इन 4 का सम 104 और इन 4 का सम 100। अब इस 104 में ये वाली 3 भी तो इंक्लूड है, और इस वाले 4 में ये तीनों इंक्लूड है। बचे कितने? ये 2। तो इनका जो डिफरेंस है वही तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, तो सीधा हमारा क्या आंसर की निकल के आया? 4। इसी प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है, एवरेज चैप्टर, यहीं समाप्त होता है। ठीक है, अगला जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो लेंगे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अनुपात और समानुपात के साथ। धन्यवाद।